dear students, so now we will continue our chapter from the topic properties of acid. So इस पूरे लेक्चर के अंदर हम एसिड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की डिफिनीशन से ही आ जाती है। हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सोर होते हैं टेस्ट में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था एसिड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने को परमिट कर देते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। अब आप एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप एसिड्स को अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो आप एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब एसिड के जितने भी सॉल्यूशन आप एसिड की हेल्प से बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं। और इसके बारे में कि वो क्यों पास होने देते हैं, कैसे पास होने देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड में अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ there is a fifth property of acid, that acid reacts with metal to form hydrogen gas। जब भी आपका कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, जिंक आपकी एक मेटल है, उसने जब एसिड दैट इज़ H2SO4 उसके साथ रिएक्ट करा तो इसने ZnSO4 आपका सॉल्ट बना दिया और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन कर दी। सो ये आपकी इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल हो गया। अब ये तो आपने एक एग्जांपल पढ़ा, लेकिन आप आगे जाके जितने भी इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जब भी आपका कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो होगी ही होगी, चाहे वो कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से प्रूव करेंगे, इस चीज़ को कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए इसमें आपको एक डायग्राम के साथ एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किस तरीके से आप उसको परफॉर्म करके भी दिखा सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिंक ग्रेन्यूल्स को एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेंगे। उसके अंदर आप एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। अब आपको उसमें ऑब्जर्व होगा कि वहाँ पर ना गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं जिंक के सरफेस पे। अब जब ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गैस तो है, गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गैस तो है। अब जो ये गैस फॉर्म हुई है यहाँ पे, आप इसको गैस डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से सोप सॉल्यूशन के अंदर से पास करोगे। अब जब आप इस गैस डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो वहाँ पर से बबल्स बाहर की तरफ राइज होंगे एयर में। अब जब ये एयर में आ गए, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप एक बर्निंग कैंडल को लाएंगे, अगर वहाँ से पॉप साउंड की आवाज़ आती है, इट मीन्स देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द बबल्स। और अगर वहाँ पर आपकी कैंडल और ज़्यादा ब्राइट होके वहाँ पे ग्लो करने लग जाए तो इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। तो जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले आपने एक यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब ली है, उसको स्टैंड में लगा के उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स के बाद हमने एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हमने अपनी बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक रबर कॉर्क लगाई है, और रबर कॉर्क में एक होल है जिसके थ्रू हमने गैस डिलीवरी ट्यूब से वहाँ पर जो भी आपके गैस बबल्स बने उनको पास करा है सोप सॉल्यूशन के अंदर। और सोप सॉल्यूशन हमने एक कंटेनर में लिया है जिसको इन्होंने ट्रफ का नाम दिया है। फिर उस कंटेनर से जब वो गैस पास होगी तो वहाँ पर बबल्स फॉर्म होंगे आपके एयर में, और जब आपने उन बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल को लाके ये प्रूव करने की कोशिश की कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, वो आपने किस तरीके से पता लगाया? उसमें अगर आपकी कैंडल को जब आप पास लेके गए और वो आपका गैस बबल पॉप साउंड के साथ बर्स्ट किया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर इवोल्यूशन हो रही है हाइड्रोजन गैस की। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये आपके पूरी परफॉर्म करने का एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि किस तरीके से जब आपका कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर सोल्ट तो मिलेगा
और उसके साथ आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगी हाइड्रोजन गैस की। अब इसके बाद आपको बताया हुआ है आपकी जितनी भी सोर्स सब्सटेंस है, अब आपके जितने भी सोर्स सब्सटेंस के एग्जांपल दिए हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, शुड, इनमें लिखा हुआ है कि इसको आपको कभी भी मेटल के वेसल्स में नहीं रखनी चाहिए जैसे कि कॉपर और ब्रास के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर भी एसिड होता है, जितने भी हमारे सोर टेस्ट के जो भी सब्सटेंस उन सब के अंदर एसिड होता है। तो अगर आप एसिडिक सब्सटेंस को मेटल के साथ रखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक रिएक्शन हो रही थी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन दे देगा। अब यहाँ पर ये जो भी सॉल्ट बनेगा, ये जो भी मेटल का कंपाउंड बनेगा, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगा आपकी हेल्थ के लिए। तो अगर आप इसमें किसी भी मेटल के वेसल्स के अंदर आप अपना कोई भी ऐसा सब्सटेंस रखते हो जिसके अंदर कोई ना कोई एसिड है जो कि सोर इन टेस्ट है, तो वहाँ पर वो आपके मेटल के वेसल के साथ रिएक्शन करके एक ऐसा पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा जिसको खाने से आपको फूड पॉइजनिंग या फिर आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यही रीज़न है कि आपको कभी भी आपके एसिडिक सब्सटेंस कंसिस्ट करने मतलब सोर इन टेस्ट में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। तो ये तो थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक। अब हम आते हैं 5th प्रॉपर्टीज़ पे एसिड की, वो है दैट इज़ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। जब भी आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। और सेम अगर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ Na2CO3 को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिली। So carbon dioxide formed in the form of brisk effervescence, the rapid escape of small बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी तो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्रिस्क एफरेंस मतलब एक बहुत ही रैपिड तरीके से आपके वहाँ पर बबल्स फॉर्म होंगे और वो मतलब आपको बहुत केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये ब्रिस्क एफरेंस जो भी वो स्मॉल बबल्स रैपिडली फॉर्म होंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को शो करेंगे। अब ये तो था आपका कार्बोनेट का एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम आपको वही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इसमें ये चीज़ भी कॉमन है कि चाहे आपका सोडियम कार्बन या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्रिस्क एफरेसेंस की फॉर्म में फॉर्म होगी। और अगर आपको ब्रिस्क एफरेसेंस नहीं हो देखने को मिल पा रहे तो आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ। जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट पीपीटी की फॉर्म में जो मतलब लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा उसकी फॉर्म में होगी और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। और जब अगर आप इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था एज अ प्रोडक्ट ऊपर वाली रिएक्शन में उसके साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा दैट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। तो इस दोनों इक्वेशंस के अंदर ये डिफरेंस है कि सबसे पहले लाइम वाटर आपका टर्न हुआ मिल्की जो कि कैल्शियम कार्बोनेट था, लेकिन इसने पीपीटी बनाई यानी कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं था। लेकिन जब आपने इसी कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया तो इसने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जो कि आपका वाटर में पूरी तरीके से सोल्यूबल था। जैसा कि आप इस इक्वेशन में नीचे इन डायग्राम्स के अंदर भी देख रहे हो कि सबसे पहले क्लियर लाइम वाटर आपका फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, सेकंड पिक्चर में आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखाया हुआ है कि जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो वहाँ पर वाइट पीपीटी फॉर्म हुआ जिसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न्स कर दिया और ये सॉल्यूबल नहीं था वाटर के अंदर। जब आपने थर्ड इक्वेशन में इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो इसने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जो कि पूरी तरीके से सॉल्यूबल था। सो ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम्स में आ चुकी है तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लो। और हाँ, मैंने आपको फर्स्ट
चैप्टर के लेक्चर्स में भी बताया था कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइम वाटर किसको कहते हैं और स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम किसको कहते हैं। तभी आप इन्हीं क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स में कर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपसे डायरेक्टली लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम बोला जाएगा, ना कि आपको उसके लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पूरा इस तरीके से बताया जाएगा। तो आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम और लाइम वाटर किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जब हमने 2 इक्वेशंस पढ़ी, अब उसी को आपको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना, तो आप कैसे करेंगे, इसमें हमें इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ Na2CO3 को डालना है। फिर उसके अंदर आपको 2 मिलीलीटर्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है उसी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर बाय यूजिंग फनल का यूज़ करके, जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हो फिगर में। वी विल ऑब्जर्व, जब आपने ये डाला तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करा दिया, यानी सोडियम कार्बोनेट को आपने रिएक्ट कराया एसिड के साथ। तो जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर आपका सॉल्ट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो आपकी ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाएगी, यानी कि एकदम से बबल फॉर्म होंगे, जिसको आपको केयरफुली देखना है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए आपने इस गैस को लाइम वाटर के थ्रू लाइम वाटर में पास किया। अब जैसे ही आपने इसने लाइम वाटर के अंदर डाला तो लाइम वाटर आपका मिल्की टर्न्स हो गया, जिसने ये दिखाया कि हाँ यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब जब आपने इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहे, इस मिल्की लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टीन्यूसली बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने पास किया, तो आपने देखा कि लाइम वाटर जो आपका मतलब मिल्की लाइम वाटर था वो क्लियर हो गया, जैसा कि आपने शुरू में देखा, बिल्कुल सोल्यूबल हो गया। तो ये शो करता है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो डिज़ोल्व हो जाएगा जब आप उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे। सो यही आपकी प्रीवियस हमने 2 इक्वेशंस पढ़ी, उसमें आपको इक्वेशंस की फॉर्म में शो किया होता है, इसमें आपको डायग्राम की हेल्प से और लेबोरेटरी में परफॉर्म करने के तरीके से शो किया हुआ है। अब आपने पढ़ा ही था कि जिस तरीके से आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा, और सेम आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी था। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में मेटल कार्बोनेट की जगह अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, सिर्फ वहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी कि बेसिक सा एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में अपने घर पे देखते भी होंगे। जब कोई पर्सन ज़्यादा खा लेता है तो उसको एसिडिटी हो जाती है। सो आप जब उसको एसिडिटी होती है तो आप उसको मतलब प्रेफर करते हो कि आप बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले लो। आप बेकिंग सोडा क्यों बोलते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और आपको एसिडिटी है, यानी कि आपके अंदर एसिड की कंसनट्रेशन उस टाइम ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी हो गई आपको। तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, उस एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में बन गया है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से पर्सन को अपनी एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। सो ये एग्जांपल तो आप सबने नॉर्मली अपनी लाइफ में देखा ही होगा एवरीडे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, अगर आप ही के साथ ऐसा हुआ है तो भी ज़रूर बताएं। और हाँ स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैंने जितने भी अपने लेक्चर्स डाले हैं, अगर आपको उसमें किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको उसको तुरंत ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा और उसके बारे में डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन तुरंत ही मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो। तो आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। सो अब आपको इसमें बताया हुआ है कि जैसे आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब आपके मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से जो आपका लाइमस्टोन, मार्बल या फिर चोक होते हैं, इनके अंदर ये डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे केमिकल कंपाउंड्स की, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब इवन जो आपके एग के शेल्स होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब आपने इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन ज़रूर देखी होगी कि यहाँ पर सबके अंदर
अंदर, चाहे वो सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करे। यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन तो कॉमन ही रहेगी, लेकिन आपके सिर्फ सॉल्ट्स के अंदर एक चेंज आएगा, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट बन जाएंगे और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड्स बन जाएंगी। तो इस चीज़ को आप नोटिस करते हुए अपनी किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना। जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि जब सल्फ्यूरिक के साथ करे तो सल्फेट बना देगा, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और कॉमन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन कर देगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, और इसी कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको जब कोई भी बर्निंग सब्सटेंस होता है उसको ना बुझाने के लिए, यानी कि एक तरीके से उसको जलने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। नाउ अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं एसिड की, दैट एसिड्स रिएक्ट विद बेस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जो आपकी रिएक्शन होती है किसी भी एसिड और बेस के बीच में सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जब आपका एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर आपका बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है ये इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, जब आपका एसिडिक इन नेचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब आपको इस एग्जांपल में देखने में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब आपका बेस एसिड के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे की एसिडिटी और बेसिडिटी को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके आपका सोल्ट बनाया है जो कि सोडियम क्लोराइड है, और वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक इन नेचर होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले हम एक कोई भी टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप अपने फेनोप्थलीन इंडिकेटर जो कि हमने यूज़ किया है ये चेक करने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन का हमने यूज़ किया है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो फेनोप्थलीन के बारे में ये आपको याद रखना है कि फेनोप्थलीन का इंडिकेटर पिंक कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन के लिए, और एसिडिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए किसी भी कलर को शो नहीं करता, यानी कि कलरलेस रहता है। तो जब आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर फेनोप्थलीन इंडिकेटर की डाली तो वहाँ पे आपके सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया। इसने ये शो किया कि यहाँ पर ये जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है ये बेसिक है नेचर में। अब आपने क्या करा, इस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया। अब आपने ड्रॉप वाइज ऐड किया इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और आपने टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर दिया आफ्टर ईच एडिशन, मतलब हर एक ड्रॉप डालते रहे, फिर उसके बाद आप उसको शेक करते रहे अच्छी तरीके से। और जब आपने कुछ सर्टेन वॉल्यूम तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया तो आपने पाया कि जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कलरलेस हो गया। और वो कलरलेस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जितना अमाउंट में आपका बेस था उतने ही अमाउंट में आपने ड्रॉपर की हेल्प से एसिडिक सॉल्यूशन को भी, मतलब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर हुई। क्योंकि आपका जो एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने बेस जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसके साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाया, या फिर मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया वो आपका न्यूट्रलाइज था। तो इस वजह से उसने आपका कोई भी कलर वहाँ पे शो नहीं किया और यहाँ पे रिएक्शन पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गई। अब आपने इसके बाद कुछ अमाउंट में फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में कुछ अमाउंट में ऐड कर दिया। अब आपने देखा जो कलरलेस मिक्सचर था वो मिक्सचर वापस से पिंक हो गया। यहाँ पर पिंक क्या शो कर रहा है, यहाँ पे पिंक ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ अमाउंट में बेसिक सॉल्यूशन को और ऐड किया है, यानी कि बेसिक जो
सब्सटेंस था उसको ऐड किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अमाउंट में बेसिक सब्सटेंस ऐसा हो रह गया है जो अनरिएक्टेड है आपके एसिड से, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन बेसिक हो गई, ना कि न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप इसमें उतना ही अमाउंट में दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगी और यहाँ पर फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी।